आपको पता है कि आज 49 और सीटों पर वोटिंग के साथ चुनाव का 5वां राउंड भी खत्म हो गया। एक तरह से इस चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना वोट देने का काम फिनिश कर दिया है। लेकिन हमारा आज का पहला विश्लेषण वोटिंग पर नहीं है, बल्कि वोटरों पर है। हम कुछ तस्वीरें और कुछ आंकड़े आपके सामने रखेंगे और इन्हें देखकर आप खुद समझ पाएंगे कि पहले मतदान फिर जलपान जैसे अवेयरनेस वाले स्लोगन्स का कितना असर होता है या ये स्लोगन्स कितना असर दिखा पाते हैं। तो शुरुआत करते हैं कश्मीर से, जहां आज बारामूला सीट पर वोटिंग थी और बारामूला वालों ने मतदान का एक नया रिकॉर्ड बना डाला। अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह पहली बार है जब कश्मीर के लोग पोलिंग बूथ तक पहुंचे। बारामूला में 17,37,000 वोटर हैं। इन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन समेत 21 उम्मीदवारों में से किसी एक उम्मीदवार को चुनना था। शाम 5 बजे तक 59% से ज्यादा वोट पड़ चुके थे। अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि 59% भी क्या कोई रिकॉर्ड है, तो इसका जवाब हाँ ही है, क्योंकि यह ना भूलें कि बारामूला उस उत्तरी कश्मीर में है जहां आतंकियों के खौफ से लोग वोट देने नहीं जाते थे, क्योंकि 2019 में यहां सिर्फ 34.60% ही मतदान हुआ था। लेकिन इस बार एक गोली नहीं चली, कहीं पर कोई खौफ नहीं था और वोटरों में भी एक बेफिक्री दिखाई दी और वोटिंग में लोकतंत्र वाला कमिटमेंट भी नजर आया। बारामूला में वोटिंग का अपडेट क्या है, जरा ये देखिए। आंकड़ा है 59% का। इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि बारामूला में कहां पर कितने प्रतिशत वोट पड़े हैं, इसको आप देखिए। ये सारे वो इलाके हैं, इनको आप पढ़ेंगे, जिनके नाम या तो आप टीवी पर तब सुनते आए हैं जब यहां पर कोई बड़ा आतंकी हमला होता था, या फिर एनकाउंटर की खबरें आती थी कि यहां पर सुरक्षा बलों ने इतने आतंकियों को घेर रखा है, इसलिए आप ये नाम देखते थे, सुनते थे। लेकिन आप अपनी स्क्रीन पर इन इलाकों का वोटिंग परसेंटेज इस वक्त देखिए। सोपोर में 44% वोटिंग हुई है और यह वोटिंग प्रतिशत पहले 4 था, अब 44% हो गया है। इस वोट परसेंट में आपको बदलता हुआ कश्मीर नजर आएगा। बारामूला से पहले चौथे फेज में श्रीनगर में भी 38% वोटिंग के साथ पूरे 28 साल बाद मतदान का नया रिकॉर्ड बना था। लेकिन कश्मीर की तुलना में अब हम आपको देश की सबसे सेफ सिटी मुंबई का वोटिंग परफॉर्मेंस दिखाते हैं। मुंबई यानी वो शहर जहां देश का सबसे ज्यादा पैसा है, जहां देश के सबसे ज्यादातर हीरो, ज्यादातर इन्फ्लुएंसर, बिजनेस टाइकून और पॉलिसी मेकर रहते हैं। 5वें चरण की 49 सीटों में आज महाराष्ट्र की 13 और इनमें भी मुंबई की सभी 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग थी। सुबह से पोलिंग बूथ पर बॉलीवुड का ग्लैमर दिखाई दे रहा था। शाहरुख खान, आमिर, सलमान खान, अक्षय कुमार जैसे बॉक्स ऑफिस के स्टार और सचिन तेंदुलकर जैसे यूथ आइकन वोट डालने के लिए पहुंचे। वोट देकर जाते जाते इन्होंने लोगों से अपील भी की कि आपको वोट जरूर देना चाहिए, आप पोलिंग बूथ पर आएं और वोट दें। लेकिन लोकतंत्र के मैच में क्या परफॉर्मेंस कश्मीर ने दी और मुंबई का वोटिंग स्कोर उसकी तुलना में कितना कम रहा, अब आप ये भी देखिए। शाम को 5 बजे तक मुंबई की सभी 6 सीटों पर औसत 47.5% मतदान हुआ था। इनमें मुंबई की एक भी सीट ऐसी नहीं है जिसमें मतदान का आंकड़ा 50% के भी पार गया हो। और यह तब है जब मुंबई में ना तो बहुत गर्मी थी, ना बहुत बारिश हो रही थी, ना बहुत दूर दराज के उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर किसी को गुजरना था, और ना ही संसाधनों की कोई दिक्कत थी, और ना ही सुरक्षा को लेकर कोई सवाल था। कश्मीर और मुंबई के बीच अगर आप कंक्लूजन निकालेंगे तो यह कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि लोकतंत्र की चुनावी रेस में आज कश्मीर बड़े अंतर से जीत गया है और मुंबई हार गई है। इसे आप नकार भी नहीं सकते, क्योंकि वोटिंग के ये आंकड़े तो यही बता रहे हैं। अभी तो यह अंतर और भी बढ़ सकता है, क्योंकि ये मतदान के आज के आंकड़े हैं। अंतिम आंकड़े तो 3 या 4 दिन बाद तक भी आ सकते हैं। और अगर हम कश्मीर को आज का मैच विनर बताएं तो कोई पूछ सकता है कि पश्चिम बंगाल को आप क्यों भूल गए। इसलिए आज एक छोटा सा कंपैरिजन कश्मीर और पश्चिम बंगाल का भी करना बहुत जरूरी है। बंगाल इस चुनाव के टॉप परफॉर्मेंस में से एक है और शुरू के 4 चरणों की तरह बंगाल ने चुनाव का 5वां फेज भी 70% से ज्यादा वोटिंग मार्क्स के साथ पास किया है। अंतर सिर्फ एक है कि बंगाल में हर राउंड में वोटिंग के साथ हिंसा का ग्राफ भी अपग्रेड होता जा रहा है और आज की रिपोर्ट भी यही बता रही है। श्रीरामपुर सीट पर टीएमसी के समर्थक
बीजेपी के उम्मीदवार कबीर शंकर बोस को मारने के लिए दौड़े थे, लेकिन पुलिस ने बीजेपी कैंडिडेट को वहां से सुरक्षित निकाल लिया। इसके बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने अपना सारा गुस्सा बीजेपी के कार्यकर्ता पर निकाल दिया और उसे जमकर पीटा। हुगली में भी चुनावी हिंसा हुई। यहां गायशपुर आनंदपल्ली में बीजेपी के एक पोलिंग एजेंट को पीटा गया। बीजेपी का आरोप था कि टीएमसी के लोग पोलिंग बूथ के अंदर लाठी डंडे लेकर बैठे हुए थे और अपनी मर्जी से वोट डलवा रहे थे। झगड़ा इतना बढ़ा कि यहां बीजेपी ने जो कैंप लगाए थे वो तोड़ दिए गए। हुगली में भी झगड़ा हुआ। यहां पर बीजेपी की कैंडिडेट लॉकेट चटर्जी एक पोलिंग बूथ पर पहुंची तो वहां पर उनकी एक पोलिंग एजेंट से बहस हो गई। लॉकेट का आरोप था कि टीएमसी वाले फर्जी वोटिंग करा रहे थे। लॉकेट की टीएमसी के कार्यकर्ताओं से काफी बहस भी हुई। दोनों ओर से इसके बाद नारेबाजी भी जोरदार हुई। मैंने अभी बात किया। आप कौन है? आप कौन है? इसी बूथ के लिए बोल रहे हैं। आप तो बोल रहे हैं ना। आप कौन है? टीएमसी का कौन सा प्रधान देखिए कहाँ पर है? आपका आँख नहीं है क्या? आप तो है। अच्छा है तो आपका पीछे में था, आप सामने आइए, बोलिए उसको बोलिए। इसके अलावा बैरकपुर सीट पर भी बीजेपी और टीएमसी के बीच तनाव हुआ। यहां भी बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह अचानक एक पोलिंग बूथ पर पहुंचे और उन्होंने फर्जी वोटिंग को लेकर टीएमसी के एक एजेंट की शिकायत की। इसके बाद मामला एक दूसरे को देख लेने की धमकी तक भी पहुंच गया। और आइए अब दूसरे इलाके में आपको लिए चलते हैं, क्योंकि खानकुन और उलूबेरिया में भी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। हावड़ा में एक रिटर्निंग ऑफिसर के साथ मारपीट हुई। वहीं साकलिया में सीपीएम के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की गई। 5वें चरण में देसी बम तो कहीं पर नहीं फटे, लेकिन बरामद जरूर किए गए। आरामबाग में एक पोलिंग बूथ के पास 2 बम बरामद किए गए और उसकी तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। तो ये राजनीतिक रिसर्च का विषय हो सकता है कि चुनाव में पश्चिम बंगाल के नेताओं का, वहां की सभी पार्टियों का और उनके कैडर का बीपी सबसे ज्यादा हाई क्यों हो जाता है। हालांकि पश्चिम बंगाल की पॉलिटिकल हिस्ट्री को आप देखेंगे तो 60 के दशक में कम्युनिस्टों और कांग्रेस के बीच टकराव होता था। 20 साल पहले ये लेफ्ट वर्सेस टीएमसी हो गया और 10 साल से टीएमसी वर्सेस बीजेपी चल रहा है। इसकी बजाय देखें तो कश्मीर में आपको ज्यादा चुनावी शांति दिखाई देगी। बड़ी शांति और धैर्य के साथ पहले श्रीनगर ने वोटिंग का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा और आज बारामूला के लोगों ने भी बड़े धैर्य के साथ वोटिंग करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया। इस चुनाव में वो लोग भी लोकतंत्र की धारा में लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कभी कश्मीर में चुनाव का बायकॉट किया करते थे। लोगों को वोट ना करने, घरों से नहीं निकलने के लिए खुलेआम धमकियां दिया करते थे। सबसे पहले बड़गाम के सोईबुक गांव में वोटिंग की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। वोटिंग के लिए लगी ये लाइनें इसलिए मायने रखती हैं क्योंकि ये हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाहुद्दीन का गांव है। सलाहुद्दीन बरसों से पाकिस्तान में बैठा है, लेकिन उसका गांव अब उसके बहकावे से बाहर निकल चुका है। 2019 में सलाहुद्दीन के कॉल पर यहां वोटिंग का बायकॉट कर दिया गया था, लेकिन इस बार इन कतारों को आप इन अर्थों में देखिए कि ये लोग मान चुके हैं कि जो भी मसले हैं वो चुनाव के जरिए ही हल होंगे, बंदूक या फिर बायकॉट से नहीं होंगे। बारामूला का रऊफ अहमद लोन आज का सबसे खास वोटर था। वो ऐसे क्योंकि रऊफ का भाई उमर लोन लश्कर तैयबा का आतंकवादी है और कई मामलों में वांटेड भी है। रऊफ ने बारामूला के पट्टन में वोट दिया है और उसने ये भी कहा कि उसे डेमोक्रेसी पर पूरा भरोसा है। मेरा जो भाई है उसका नाम है उमर लोन, जो पिछले 6 सालों से एक्टिव है सर। एक्टिव उसने ज्वाइन किया है मिलिटेंट के साथ। उसने गलत रास्ता चुना है अपनों के लिए। कौन सी तंजीम? सर वो शायद लश्कर से है सर वो निकला, उसने अपने लिए रास्ता चुना, वो खराब ही रास्ता है सर। मैं ये लोगों से कहता हूँ कि आप, ये मेरी अपील है अपने भाइयों से कि आप यहाँ आ जाओ, अपना वोट डालो, ये हमारा हक है वोट डालने का। रायबरेली का रण इस बार बहुत ही दिलचस्प है।
और इसकी सबसे बड़ी वजह है राहुल गांधी का इस सीट से चुनाव लड़ना। इसी वजह से यह सीट सबसे हॉट सीट भी बनी हुई है। रायबरेली में राहुल गांधी और बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह के बीच कड़ा मुकाबला है, इसलिए आज वोटिंग के दिन इस सीट पर लोकतंत्र के सभी रंग दिखाई दिए। जनता ने घरों से निकलकर वोट किया, मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें दिखी। गर्मी होने के बाद भी लोग अपना वोट डालने पहुंचे। मतदान के बीच कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी भी रायबरेली में थे। राहुल गांधी ने आज सुबह चुरुआ हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान से आशीर्वाद लिया। इसके बाद लोगों ने राहुल गांधी के साथ सेल्फी भी ली। वोटिंग के दिन राहुल गांधी ने कई पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान का जायजा भी लिया। सोनिया गांधी के रिटायरमेंट के बाद राहुल गांधी इस सीट से लड़ रहे हैं। यह सीट गांधी परिवार का गढ़ रही है। वर्ष 2004 से 2019 तक सोनिया गांधी इस सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचती रही थी, लेकिन इस बार सोनिया गांधी ने इस सीट पर अपने बेटे राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा। रायबरेली में इस बार कांग्रेस के सामने अपने गढ़ को बचाने की चुनौती है। यह सीट कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए नाक की लड़ाई बन गई है और यही वजह है कि आज वोटिंग के दिन भी इस सीट पर सियासी टेंपरेचर बहुत हाई रहा। बीजेपी के लोग, तो बीजेपी के लोग आप लोगों को वोट डालने नहीं दे रहे यहाँ पे बस्ता लगा था, पर्चियां काटने में। अच्छा, हम कह रहे हैं ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अखिलेश जी के छोटे मन का ये प्रमाण है। पार्टी को निकाल क्यों नहीं देते हैं? मैंने जब खुल के उनकी बगावत किया तो उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए ना। तो इंडिया अलायंस के किसी नेता कार्यकर्ता ने उनसे मदद मांगी। मोदी जी की सरकार बनेगी, किए गए कामों की जब समीक्षा करता है तो निश्चित तरीके से मोदी जी ने बोला है आपकी बार 400 पार, तो 400 पार सीटें ही जीतेगी। देखेंगे प्रदेश में 80 की 80 सीटें बीजेपी जो कह रहे हैं अंडर करंट है, साइलेंट वोटर है। करिए 4 जून 400 पार। तो इन बातों के साथ आज चुनाव का 5वां चरण भी संपन्न हो गया है और छठे फेज का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। छठे फेज में दिल्ली की 7 सीटों पर भी वोटिंग होनी है। उससे पहले दिल्ली की सियासत का पारा हाई हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को दिल्ली में पहली रैली कर चुके हैं और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दिल्ली में रैली की। इस दौरान जेपी नड्डा ने जी न्यूज से खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। आपको लगता है कि जो दिल्ली में माहौल है 2014-2019 वाला ही है या चुनौती कुछ है? 2014-2019 से और बेहतर है, एक तरफा है सारे देश में। और रविंदर जी, दिल्ली में 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है। लोगों का भरपूर आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को मिल रहा है और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसकी इच्छा आकांक्षा हर भारतीय पाला हुआ है और वो दिल्ली में भी हमें दिख रहा है। जी, इस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक साथ हो गए और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जेल से बाहर भी आ गए हैं जमानत पर। ऐसा है, वो रियायत पर आए हैं और वापस वहीं उनको जाना है। वो सब इकट्ठे पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। हमने पहले भी हराया है, हम आगे भी उनको हराएंगे। आम आदमी पार्टी कहीं राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, आरोप है कि मुख्यमंत्री के आवास में उनके साथ मारपीट हुई है और साजिश बीजेपी कर रही है, ये आरोप आप पर लगाया जाए। देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी है और केजरीवाल, ये झूठ के बुनियाद पर खड़ी पार्टी है और दोहरा चरित्र है। अरविंद केजरीवाल बेनकाब हो गए। मैं राजनीतिक दल नहीं बनाऊंगा, दल बनाया। मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, इलेक्शन लड़ा। मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, कांग्रेस से समझौता किया। मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, जेल में पड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के रियायत पर आए हैं। तो ये दोहरा चरित्र रखने वाले, मैं महिलाओं की इज्जत करूंगा, निर्भया कांड की बात की। उनके घर में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है और तुम इतने दिनों तक चुप रहते हो और तुम माइक इधर से उधर खिसकाते हो। ये तुम्हारा दोहरा चरित्र है और देश की जनता और दिल्ली की जनता के सामने तुम बेनकाब हो गए हो। तुम्हारा दोहरा चरित्र बेनकाब हो गया है। कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, उनकी हत्या की साजिश तक रची जा रही है बीजेपी द्वारा, जिससे कि उनके राह आसान हो। बीजेपी जिम्मेवार राष्ट्रीय पार्टी है
और ये गैर जिम्मेदाराना पार्टी के साथ साथ गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए जाने जाते हैं। इनके ऊपर जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वाति मालीवाल के ऊपर लगे आरोप से बचने के लिए ये डाइवर्ट करने का और नौटंकीबाजी खड़ी करने का इनका हमेशा का उद्देश्य रहा है। राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं सर कि 400 पार का नारा इसलिए लगा रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में पड़ेगी उसके बाद, और जो संविधान है उसको भी छीन भिन कर देंगे आप लोग। ऐसा है, ये लोग हताशा में हैं, डरे हुए हैं और ये लोगों में भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी ने साफ कहा है कि हमें ताकत देश को मजबूत करने के लिए चाहिए, संविधान बदलने के लिए चाहिए, हमें ताकत एक मजबूत सरकार बनाने के लिए चाहिए, हमें ताकत एक सुरक्षित भारत, एक समृद्ध भारत, एक जिसे कहा जाए कि विकसित भारत, इसको आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। आज 5वें चरण की वोटिंग संपन्न हो गई। अब 2 दौर की वोटिंग अभी बाकी है, लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट का दिन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नेताओं के बयान भी तीखे हो रहे हैं। आज भी सियासी सोमवार रहा। आज कई नेताओं के बयान ट्रेंड हुए हैं। अब आपको आज के वायरल बयान सुनवाते हैं। मैं उड़ीसा में जो गरीबी देखता हूं, मेरे दिल में बहुत बड़ा दर्द होता है कि इतना समृद्ध प्रदेश, इतनी महान विरासत, ये मेरे उड़ीसा को किसने तबाह कर दिया। इसकी वजह है बीजेडी सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचारियों के कब्जों से घिरी हुई है। मुट्ठी भर भ्रष्टाचारियों ने मुख्यमंत्री आवास को, मुख्यमंत्री कार्यालय को कब्जा करके बैठ गए हैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मोहतरमा का जो खान पीन की चीजें आज निकल कर आ रही है, आज जो ऐसी चीजें निकल कर आ रही है जो हमारी देव संस्कृति को कलंकित करती है, और हमने ये कहा कि जिन जिन मंदिरों में वो जा रही है वहां पर जो है सफाई करने की आवश्यकता है। ये चीजें हम नहीं कह रहे हैं, आज ये देव नीति के लोग इस बात को कह रहे हैं कि देव संस्कृति के ऊपर जो ये प्रहार किया जा रहा है, आज जो हमारे देव नीति के विपरीत जो चीजें आज निकल कर आ रही है, जो आज व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, हर चीजों में लोग जिस चीज को देख रहे हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं है।